नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए नई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कंपनी पे हमने ऑलरेडी 2 बार स्टडी किया हुआ है। चंदूर मैग्नीज नाम है इस कंपनी का और ये कह सकते हैं कि हमने पहली बार जब स्टडी किया था, तो उसकी बात किया जाए तो मैंने 27 मार्च को स्टडी किया था। दूसरी बार की मैं बात करूँ तो शायद मैंने अगस्त के दौरान में स्टडी किया था। फिर मैं तीसरी बार इसको रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड रिवीजन होगा। उसके पीछे कुछ वजह भी होगा, उस वजह को समझने की कोशिश कर। दोनों के टाइम फ्रेम को जरा देखते हैं। 27 मार्च से लेकर के यदि हम उस टाइम फ्रेम को देखें तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि हमने 27 मार्च के दौरान में स्टडी किया था, तो नियरली इस टाइम पे फ्रेम के आसपास होगा जो हमारे सामने दिखता है। 26-27 मार्च के आसपास की बात करें तो 27 मार्च के इसकी प्राइस करीब 375 के आसपास का आंकड़ा था। यदि हम इसकी एक राउंड ऑफ फिगर की बात करें, 375 के आसपास आंकड़ा था और मार्केट उसके बाद लगातार बुल होती गई। मार्केट ने अब अच्छे खासे डिमांड बढ़ती गई और कहते हैं उसको बिकवाली का प्रेशर भी कई बार हम लोग देखते हैं। तो दूसरा टाइम फ्रेम की बात करूं तो मैंने 27 अगस्त की बात यदि मैं करूं तो कितना 13 अगस्त की बात कर रहा था ना, नियर अबाउट द 23 अगस्त की बात। 27 मार्च और 23 अगस्त की बात करूं तो 23 अगस्त की बात यदि मैं रखूं तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि टाइम फ्रेम इसका इस पोजीशन के आसपास होना चाहिए था। 19 और ये करीब 20, 26 और 23, यदि 22-23 के आसपास के आंकड़ा लूं तो शायद ये निकल के आता है। यहाँ पे प्राइस करीब इसका 500 के आसपास का आंकड़ा दर्ज करती है। ठीक है, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर लेता हूँ 500 के आसपास। यहाँ पे था 375 के आसपास की प्राइसेस की बात कहती है और इसके मुताबिक यदि हम देखें तो शायद ये कह सकते हैं कितना की प्राइस थी, 375 मान लेते हैं, 350 मान लेते हैं। नियर अबाउट की बात करूं, इससे मार्केट ने हाई टू गया। अब दोबारा मैं इस यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, क्या लगता है कि या यहाँ से दोबारा मार्केट पुल बैक हो सकता है। ये देखिए, मैं आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल नहीं कहता हूँ। देखिए मार्केट में क्या हो रही है, सपोर्टिंग जोन इसके पास एक यहाँ बची थी, तो सपोर्टिंग जोन के आसपास अभी नहीं पहुंची है नियरली बात किया जाए। और हायर लेटेस्ट और लोअर टू लोअर यदि सपोर्टिंग लाइन की बात किया जाए तो ये प्राइस इनका ये आसपास निकल के आता है। नियरली करीब करीब 400 के आसपास का आंकड़ा निकल के आती है, 340 के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। यदि नियर अबाउट मार्केट जाती है तो जिस हिसाब से पूरे पहले पुल बैक किया, तो क्या ऐसे पुल बैक दोबारा हो सकते हैं? क्या अपने पैसे के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनता है वहां पे? चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, एक नजर इसकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी से लेकर के बाकी सभी एस्पेक्ट को लेकर के। इन दोनों वीडियोस को हम अपने आई बटन में लगा देंगे, यदि आप चाहें तो जा करके वहां भी डिटेल स्टडी कर सकते हैं जिस टाइम पे हमने किया था। अभी हम देख पा रहे हैं जो कि सिंदूर मैग्नीज कंपनी है, जो कि कहती है, जो प्राउड की बात कहती है और प्राउड टू बी द लिस्टिंग के बाद उन्होंने ऐसी पे लिस्टिंग करवाया था। और इसकी जो प्रोसेसर इन इंडिया की बात कहती है और कंपनी कहती है जो लीडिंग कमोडिटीज प्रोड्यूसर का कामकाज कंपनी करती है, जिसमें खासकर तो इनके पास क्या क्या चीजें हैं कहते हैं, जो इंगेजमेंट की बातें कहती है, वर्क की बातें कहती है। इसमें जो बिजनेस वर्टिकल हैं, जिसमें कि चाहे वो फेरो एलॉयज की बात किया जाए या फिर कोक एंड एनर्जी की सेक्टर को लेकर कंपनी का कामकाज है, उसको लेकर कंपनी कामकाज कर रही है। इनकी यदि हम लेटेस्ट अपडेटेड की तरफ चलें तो इस क्वार्टर की बात करें तो अभी इसका स्टॉक की प्राइस 408 के आसपास का आंकड़ा दर्ज करती है। बुक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो काफी ज्यादा रन हो चुकी है, 285% के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू की चर्चा करें तो 283 के आसपास का आंकड़ा था, जो कि इसके मुताबिक काफी डबल के आसपास का रेशियो बुक वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास निकल के आती है। यदि इनकी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो डिविडेंड यील्ड भी 25% के आसपास आंकड़ा आती है। इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे यदि आप देखते हैं तो वो निकल के क्या आती है पता है, केवल 18x के मुताबिक। मतलब इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में यदि 20x के मुताबिक क्राउड कहता है, क्योंकि ये हमने डेटा जो फाइंड आउट किया उसके पीछे एक वजह है और इसके हम बात एक बात को और शामिल करते हैं। यहाँ पे जब हमने डेटा फाइंड आउट किया था स्किनर की हेल्प से पूरे के पूरे मार्केट डेटाबेस, तो हमने मार्केट कैप ऐसा चूज किया है जिसका मार्केट कैप 6000 से लेकर के 7000 करोड़ की मार्केट होगा। ठीक है, सेकंड हमने पॉइंट आउट लिया था कंडीशंस लेकर के, जो उस कंपनी का जो कंपनी से 6 से 7000 बीच की मार्केट कैप वाली कंपनी होगा
उसका जो शेयर होल्डिंग जो लिस्ट होगा वो कम से कम 15,000 से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट होना चाहिए। थर्ड पार्ट की बात करो तो पी रेशियो की बात हमने देखा था कि जो वो अर्निंग पर शेयर के मुताबिक 20 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें ये भी कंपनी फॉल करती नजर आती है दोबारा। और तिबारा की बात किया जाए तो आड़े हुई आरओसी की आंकड़ा करीब 11 से लेकर के 15% के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। और प्रमोटर का जो इस कंपनी में कंट्रोल है काफी बेटर है, 74-75 के नियर अबाउट है। करीब 16 करोड़ से ज्यादा के शेयर भी कंपनी के पास है, जिसकी वजह से मार्केट कैप 6,600 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है। अब आती है दो और पहलू, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, जरा समझने वाली बात है यहाँ पे। और वो समझने वाली बात ये है, कोई भी बिजनेस यदि करता है, कोई कंपनी करता है, तो उसको क्या देखना जरूरी है। उनका जो भी कारोबार है उससे रिस्क फैक्टर कितना बनता है, उनकी मार्केट में कितनी % की कमाई हो पाती है, सेविंग कर पाते हैं, उस सेविंग के पीछे रिस्क फैक्टर कितना बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर रखूँ तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट से कंपेयर करता हूँ। कंपनी कह रही है कि हमने प्रॉफिट 100 रुपये का बुक किया, जो हमारे पास ये 21% का आंकड़ा दर्ज करता है। इसके मुताबिक यदि आउटस्टैंडिंग पार्ट को हम देखते हैं, जो मार्केट में आज भी इनका उधार पड़ा हुआ है माल या सर्विसेज की बात किया जाए, तो केबल 3% दर्ज करती है, अर्थात 97% इनके पॉकेट में आ चुका है। जो क्या कहती है, गुड भी नहीं बेटर की बातें कहती है। और इसको यहां से हमने एक पहलू को कंपेयर किया, जबकि डेट टू इक्विटी को लेकर कहते हैं 0.12 और करंट रेशियो के नंबर काफी बड़ा है 4.27 का। क्या लगता है इसको लेकर के इसको हिट तो नहीं कर दिया गया अर्निंग पर शेयर को? इसके लिए छोटी सी रिकन्सलेशन करेंगे और समझ जाएंगे कि आखिर कंपनी में खुद का बिजनेस मॉडल पर रिस्क फैक्टर क्या है। देखा जाए तो कंपनी माइनिंग से रिलेटेड कंपनी कामकाज है, जहाँ पे कहते हैं जो कर्नाटका बेस्ड शेंदूर ग्रुप्स हैं, जो कि 1954 में बनी थी, इन्वॉल्विंग इन द माइनिंग एंड लो ऑफ फॉस्फोरस, जो कि मैग्नीज है, उसको लेकर के आयरन ओकेस एंड द जो कि ऑर्न और बेकरीज, जो कि पॉलिडीज वाली चीज़ों में उस वक्त कामकाज देखने को मिला है। एडिक्शन इन द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इन द फेरो एलॉय को लेकर कंपनी का कामकाज रहा है। तो मार्केट में यदि आप इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं और पूरे पिछले 5 साल के चार्ट को भी एक नज़र डाल लेते हैं, तो पिछले 5 साल के चार्ट में देखने को मिला कि इनका बॉटम कहाँ पे फिक्स होती है। एक तो ये देखते हैं जहाँ पे अभी फिलहाल आने की उम्मीद नहीं है, दूसरी यहाँ पे दिखती है, तो क्या लगता है यहाँ तक पॉसिबिलिटी बनती है। और तीसरी जो अभी रिसेंटली हमने बात किया था, वो नियर अबाउट इसके आसपास देखने को बनती है, तो यहाँ तक टच कर पाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट ले रही है, बड़ी लंबी सपोर्ट की बात की, जिस हिसाब से मार्केट ने गिरावट दर्ज की है। और इस तरह की गिरावट एक ही बार नहीं था मार्केट में, इस तरह गिरावट कई बार हमने देखा है। मार्केट कई बार इस तरह की गिरावट से जूझ जाती है, उसमें कोई बड़ी हलचल नहीं होता, मार्केट में पैनिक नहीं क्रिएट करता। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कहता है जो 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 जो, जो कि 24 तक का डेटाबेस सामने आया, उसमें इनका जो नेटवर्थ की पोजीशन थी काफी बेटर रही है, जबकि सेल्स का आंकड़ा में यहाँ पे 24 के दौरान में इसमें गिरावट दर्ज स्टेलनो डेटाबेस बेसिस की बात किया, उसी अकॉर्डिंगली इसका कंसोलिडेटेड डेटा भी सामने निकल के आ। यदि हम क्वार्टरली डेटा की तरफ चले हैं, जैसे हमने ईयरली डेटा को देखा कि 2024 के दौरान कंपनी में एक लंबी गिरावट हुई है 23 के मुताबिक, वैसे ही यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को देखें तो जून में कंपनी का काफी ज्यादा बेटर रिटर्न क्रिएट करती थी सेल्स को लेकर, साथ में प्रॉफिटेबिलिटीज को लेकर। लेकिन सितंबर में इनकी सिचुएशन लगातार खराब हो गई। इसके बजाय देखा गया कि वाई बेसिस पे अब भी 40% से लेकर के 20% तक की ग्रोथ दर्ज करती है, भले ही क्यू और क्यू बेसिस में एक लंबी 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती है। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस कहते हैं कि 1500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट हुआ है, जो कि इससे पहले कंपनी 23 में हो मार्च में या 2022 की बात करें तो उसमें अच्छा खासा रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है। अभी ऐसा लगता है कि 24 के मुकाबले जो परफॉर्मेंस लेवल है इस साल का वो शायद बेटर हो सकता है, क्योंकि इनको जून क्वार्टर लगातार यहाँ पे हिट करती नजर आ रही है, जून क्वार्टर हिट करती नजर आती है, और शायद दिसंबर क्वार्टर कुछ बेटर आ पाए तो शायद और ज्यादा बेटर मार्केट की रिएक्शंस क्रिएट हो पाए। जहां तक कंपनी 1500 करोड़ की टर्नओवर में 350 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है, और यहाँ पे हम दो चीज को और हाईलाइट करते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम और इंटरेस्ट की बर्डन।
अब यहाँ पे देखा जाए कंपनी के पास जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो काफी बेटर रहा है कंपैरिजन विद द इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर। अर्थात कंपनी में यदि कोई इंटरेस्ट चल भी रहा है तो वो उनको क्या करती है, एडजस्ट करने में सक्षम बनती है। इसी को लेकर के हमने देखा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा, क्योंकि प्रॉफिट की मार्जिन हम वो देखते हैं कि सेल्स कितना किया और नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है। उसमें एक चीज का दिक्कत होता है। पता दिक्कत किस बातों का होता है? जैसे स्टैंडअलोन डेटाबेस पे हम यहाँ पे देखें तो जैसे प्रॉफिट की पार्ट करें तो प्रॉफिट में क्या हुआ, हमने केवल सेल्स के आधार पे प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, परसेंटेज निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कुछ अलग एक्सेंसेस को यदि निकालूं तो वो कहती है नेट इनकम मार्जिन। इसके मुताबिक यदि देखेंगे तो करीब 12% के आसपास की बातें कहती है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो नियर अबाउट सेम ही होती है, उसमें हम उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। यदि हम नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखें तो उसके मुताबिक ये करीब 21% के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक। यदि हम रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने देखा कि कंपनी के पास इंटरेस्ट की बर्डन तो चल रही थी लेकिन वो एडजस्टेबल हो रही थी, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में क्या सोर्स क्रिएट करती थी। उसके अलावा रिस्क फैक्टर क्या कहती है, तो कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर केवल 10 दिन के लिए की ये बात कहती है। इसके अलावा कंपनी इतनी चालाक है, वो समझिए, जो अपने वेंडरों को करीब करीब 275 मतलब 9 मंथ के बाद ही पेमेंट देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी की डेटाबेस के, जबकि ये अपने क्लाइंट से 10 दिन में पैसे रिकवरी करते हैं। यदि बैलेंस शीट की बात को देखा जाए तो उसमें देखा है कंपनी, जहां पे हम लोग ये देखते हैं, अक्सर कहते हैं हम नंबर को लेकर के, अक्सर कहते हैं हमारी हर एक स्टडी के अंदर मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे कहता हूँ जहां पे देखिए डेट इक्विटी को लेकर क्या देखा हमने, नंबर देखा। भाई नंबर से हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिला, आखिर कंपनी कर्ज बढ़ा रही है, घटा रही है, कर्ज ले रही है तो क्या करने के लिए ले रही है, दे रही है तो कहाँ से दे रही है, ये सब सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं। और यहाँ पे कंपनी में देखा गया कि 133 करोड़ के बजाय 275 करोड़ का कर्ज हो। कर्ज को किया क्या, तो फिक्स एसेट्स में देखने को उतनी ही वैल्यूएशन मिली है। वर्किंग प्रोग्रेस में नियर अबाउट थोड़ा सा अप डाउन की सिचुएशन में देखने को मिला। कंपनी ने इन पैसों को किया क्या, इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी कर्ज लेकर के इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, और अदर एसेट्स में भी वही वैल्यूएशन देखने को मिली है। इसके अलावा की यदि हम बात किया जाए तो हमने सीधा सीधा समझा लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में 21% सेविंग के पीछे मार्केट में सेल्स के आधार पे जो उनका आउटस्टैंडिंग पड़ा था वो केवल 1% का उधार था। यदि प्रॉफिट के बेसिस पे उधार को परसेंटेज देखते तो केवल 3% का आंकड़ा था, अर्थात 97% इनके हाथों में पैसे आ चुके थे। भले ही यहाँ पे कैश फ्लो हमने नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए देखा, लेकिन इनके पास अल्टीमेटली पैसे क्या देखा, उसके अकॉर्डिंगली पैसे आ रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो इनका नेगेटिव इंपैक्ट डाला। निवेशकों के इंटरेस्ट जाना जाए उससे पहले एक नजर इनके सीजीआर के बेसिस पे देखा जाए तो सीजीआर के बेसिस पे कंपनी सेल्स ले लेकर के प्रॉफिट से लेकर के स्टॉक प्लस काफी अच्छी परफॉर्मेंस करती जा रही थी। लास्ट एटीएम के मुताबिक थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए इस कंपनी में तो ये कह सकते हैं कि निवेशकों के इंटरेस्ट में एफआई की कोई भूमिका नहीं। डीआई के पास करीब 1.5% के आसपास की होल्डिंग है, जो पहले इस कोई होल्डिंग उस लेवल पे नहीं था, वो लास्ट यहाँ पे देखने को मिला। जो डीआई यहाँ पे होल्डिंग दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है। आम पब्लिक से क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, कहती बिल्कुल शिफ्ट करती नजर आती है। और यहाँ पे आम पब्लिक के निवेशकों, आम पब्लिक का जो लिस्ट की बात किया जाए तो वो कह सकते हैं कि 50 से 60 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ नजर आता है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में प्रमोटर के होल्डिंग में देखा जाए कुछ सॉरी पब्लिक होल्डिंग में एक नाम निकल के आता है, क्या ये सुपर इन्वेस्टर है? तो इसकी यदि हम कुछ कुंडली खोलने की कोशिश करें तो शायद नहीं, एक ही जगह इनका नाम से निकल के आता है और बाकी जगह तो ऐसा नाम जिक्र नहीं करता। डीआई के अंदर भी कुछ ऐसे नाम जिक्र नहीं आता क्योंकि वो 1% से कम की होल्डिंग में अपनी पोजीशन लेके बैठी होंगी। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 50 से 60 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कंपैरिजन यदि करते हैं पीयर्स के मुताबिक तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आज भी बाकी कंपनियों के मुताबिक, कुछ कंपनियों के मुताबिक निवेशकों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, कुछ कंपनियों के मुताबिक आज भी सस्ते दामों पे देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे कोल इंडिया से कंपेयर यदि करते हैं जो कि माइनिंग और इसी से डील करती है तो शायद वो मैग्नीज में डील नहीं करती है, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ पे
सबसे पोटेंशियल कहाँ पे बनती है? कोल इंडिया के अंदर दिखती है। लेकिन यहाँ पे इसके कंपैरिजन यदि हम बीएसई डेटाबेस को देखें, इसके मुताबिक कंपनी कहती है कि इनको कोल इंडिया से कंपेयर किया जा सकता है, और कोल इंडिया से यदि कंपेयर करते हैं तो शायद दोनों की बातें रखा जाए तो शायद कोल इंडिया की पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट करती नजर आई है। कुछ सालों के डेटाबेस में हमने देखा है कि लास्ट 10 सालों में तो बेटर रिटर्न क्रिएट करती नजर आई है, लास्ट 2 साल से लेकर के 10 सालों के बीच में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एट द टाइम फ्रेम में बुल मार्केट, बियर मार्केट कई बार कंपेयर करने के टाइम पे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, और जिसको देखा और समझा जा सकता है चार्ट ग्राफ के माध्यम से। यदि हम पिछले ट्रेंडिंग पिछले 3 महीने की चार्ट ग्राफ को ही देखें, तो यहाँ पे लगातार एक जो बॉटम लाइन था उससे भी ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है। तो यहाँ पे एक सेंटिमेंटल लोअर साइड के लिए ट्रेंड बनती नजर आती है, जबकि यहाँ से देखा गया कि मार्केट लगातार बिकवाली का प्रेशर से झेलती नजर आती है। जैसे ही यहाँ पे खरीदारी का प्रेशर बढ़ेगा, मार्केट वहां से बुल की इशारा दे सकती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की चांसेस बन सकती है। ये दोनों वीडियो जो मैंने पहले स्टडी किया था पहले दौरान में, उसको भी हम अपने आई बटन में लगा देंगे, चाहे तो आप जा करके वहां भी देख सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए हमारे साइड से कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक को लेकर के कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।